एवरीवन, वेलकम टू टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आप लोगों को बता रही थी गारसदा तासी के विषय में, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण की हम लोग शुरुआत कर चुके थे। और जहां पर मैंने आप लोगों को गारसदा तासी के विषय में संपूर्ण चीजें बता दी थी, जहां से आप लोगों के प्रश्न बनते हैं, साथ में इनका ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, ये सभी पॉइंट्स पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ में यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स को पढ़ लिया है। तो हमने गारसदा तासी के ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। इसके साथ साथ हमने जॉर्ज ग्रियर्सन के विषय में भी हमने कंप्लीट, यानी कि सभी महत्वपूर्ण पॉइंट जहां से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सभी पॉइंट्स पर हमने विस्तार के साथ यहाँ पर चर्चा कर ली है। आज हम जिसके विषय में चर्चा करने वाले हैं वो है यहाँ पर हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मिश्र बंधु विनोद पर भी हम चर्चा जो है वो कर चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास इनका, जो कि 1929 में जिसका प्रकाशन वर्ष था। अब यहाँ पर बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। तो इनका जो ऐतिहासिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसी के आधार पर हम संपूर्ण हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं और जिसे हम अपना आधार समझते हैं, आधार मानते हैं। यहाँ पर बात करें अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है, इसके विषय में अगर मैं कहूँ तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की 8वीं भूमिका के रूप में जो है प्रकाशित 1929 ईस्वी में हुआ, जो कि हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था। और 1951 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास इसको नाम जो है वो दिया गया था। इसमें शुक्ल जी ने 1000 कॉपियों को लेकर 900 वर्षों के साहित्य को इसके अंतर्गत लिखा था। 1000 कवियों को लेकर 1000 कवियों को इन्होंने लिया और 900 वर्षों के साहित्य को इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इन्होंने उसको लिख दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को जब इन्होंने लिखा तो इन्होंने काफी सारे ग्रंथों को आधार बनाया और उनके आधार पर, उन कवियों के आधार पर इन्होंने 1000 कवियों का इसमें वर्णन किया है। हालांकि हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में अगर मैं कहूं तो यह सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और इसी के आधार पर हम हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास की जो है वो चर्चा करते हैं और संपूर्ण इतिहास को हम पढ़ते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है और वो 4 कालों में विभाजित इन्होंने किस किस के आधार पर किया है, तो उसके विषय में मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं। तो इन्होंने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति के आधार पर सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर दोहरे नाम की प्रवृत्ति जो है अपने इतिहास ग्रंथ से इन्होंने शुरुआत की थी। यहाँ पर आधार स्रोत के रूप में, यानी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में इन्होंने कुछ ऐसे ग्रंथ थे जिनको आधार बनाया। और वो ग्रंथ इनके कौन कौन से थे, तो वो ग्रंथ थे इनके यहाँ पर मिश्र बंधु विनोद, कविता कौमुदी, ब्रज माधुरी सार, हिंदी गोविंद रत्नमाला, इन सभी के विषय में इन्होंने इन सभी को अपने ऐतिहासिक ग्रंथ को लिखने के लिए इन्होंने इसको आधार बनाया है। अब यहाँ पर मैं कहूँ इसके अलावा तो नामकरण और काल विभाजन के लिए भी इन्होंने एक विशेष ढंग की रचनाओं को प्रचुरता का आधार इन्होंने बनाया है। और शुक्ल जी ने शिव सिंह सेंगर की पुस्तक को कवि वृत्त संग्रह और ग्रियर्सन की पुस्तक को यहाँ पर बड़ा कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है और मिश्र बंधुओं के पुस्तक को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। शिव सिंह सेंगर की पुस्तक यहाँ पर कौन सी पुस्तक, शिव सिंह सरोज को इन्होंने क्या कहा है, वृत्त संग्रह, कवि वृत्त संग्रह कहा है। ग्रियर्सन की पुस्तक को यहाँ पर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक कौन सी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को इन्होंने क्या कहकर पुकारा है, बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है। और मिश्र बंधु की जो पुस्तक है उसको क्या कहकर पुकारा है, बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है, क्योंकि इसमें 5000 कवियों का वर्णन है। और मिश्र बंधुओं की यहाँ पर रचना कौन सी है, तो इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं के विषय में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो आप उस सेशन को भी जाकर देख सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया था, जिसमें पहला प्रकरण सामान्य परिचय के नाम से मिलता है, दूसरा प्रकरण अपभ्रंश काव्य के नाम से प्राप्त होता है, तीसरा प्रकरण वीर गाथा काल के नाम से प्राप्त होता है और
चौथा प्रकरण फुटकल काव्य के नाम से जो है प्राप्त होता है, फुटकल काव्य के नाम से। साथ में यहाँ पर मैं कहूँ, इन्होंने इसको वीर गाथा काल इसलिए भी कहा, आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल इसलिए कहा था क्योंकि इसमें वीर रस की प्रधानता रही है, वीर रस इसमें प्राधान्य रस के तौर पर माना गया है, इसलिए इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। और आदिकाल नाम देने का श्रेय जो जाता है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है, जिन्होंने आदिकाल को आदिकाल नामकरण उसका किया है। इसके साथ यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काव्य में सिद्ध, जैन, नाथ सभी को स्थान दिया है और इन्हें सांप्रदायिक कोटि की रचना कहा है। इनके ग्रंथों को क्या कहा है? इनके ग्रंथ या इनकी रचनाओं को सांप्रदायिक कोटि की रचना कहकर पुकारा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर शुक्ल जी के विषय में और थोड़ी सी चर्चा करते हैं और इनके बारे में और जानते हैं। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को यहाँ पर पराजित मनोवृत्ति की भावना माना है, यानी कि जितनी भी हिंदू जनता है, हिंदू जनता पर इस्लामिक आक्रमण हुए और जब ये इस्लामिक आक्रमण हुए तो हिंदू जनता क्या हो गई? हताश हो गई। इस्लामिक आक्रमण होने पर हिंदू जनता के मंदिरों को तोड़ा गया, उनके ग्रंथों पर प्रहार किया गया, उनके ग्रंथों को जलाया गया। साथ में जो भी उनके गुरु रहे हैं या उस समय के जितने भी गुरु थे या महान पुरुष थे हमारे देश के, हिंदू जनता जिनको भी महान पुरुष मानती थी, उन महान पुरुषों को भी आघात पहुंचाया, जिसके कारण हिंदू जनता परेशान होकर आखिर भगवान की शरण में नहीं जाएगी तो किसकी शरण में जाएगी। इसलिए इन्होंने कहा कि जो भक्ति काल का उदय हुआ वो पराजित हिंदू जनता की मनोवृत्ति है, यानी जितनी हिंदू जनता जो परेशान हो गई थी उसे भगवान की शरण में जाना था, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? भक्ति काल का उदय हुआ। तो भक्ति काल के संदर्भ में शुक्ल जी का यहाँ पर ये कहना है। कुछ लोगों ने इसको इस्लाम की देन भी कहा, कुछ लोगों ने ईसाईयत की देन कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी यहाँ पर कुछ और भी कहना है, तो उसको हम समझेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके विषय में क्या कहा है जब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे तब। यहाँ पर बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर भक्ति काल को दो भागों में भी विभाजित किया था, जिसको हम सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में यहाँ पर विभाजित करते हैं। सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा में भक्ति काल को बांटने का श्रेय जो जाता है वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही जाता है। यहाँ पर शुक्ल जी ने कबीर को संत मत का प्रवर्तक और कुतुबन को सूफी मत का प्रवर्तक भी कहा है। इसके साथ यहाँ पर चिंतामणि को हिंदी का प्रथम यहाँ पर आचार्य और रीति काल का प्रथम चिंतामणि को हिंदी का प्रथम यहाँ पर आचार्य और रीति काल को प्रवर्तक कहा है। यहाँ पर केशव दास को भक्ति काल में स्थान दिया है और कठिन काव्य का प्रेत भी इन्होंने कहा है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत इसलिए इन्होंने कहा है क्योंकि जो इनके ग्रंथों की जो भाषा होती थी वो थोड़ी सी कठिन और क्लिष्ट होती थी, जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल था। इसी वजह से इन्होंने केशव दास को क्या कह दिया, इस कारण इन्होंने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत जो है वो कहकर पुकार लिया। इसके साथ यहाँ पर बात करते हैं आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। तो शुक्ल जी आगे क्या कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं यहाँ पर शुक्ल जी का काल विभाजन और हम थोड़ा सा देख लेते हैं। शुक्ल जी ने यहाँ पर किस भाग में बांटा? पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को 900 वर्षों के साहित्य जो इन्होंने अपने काव्य में, जिन्होंने अपने ग्रंथ में इसको 900 वर्षों का साहित्य को संकलित किया, 900 वर्षों के इतिहास को संकलन किया अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, और उसको इन्होंने कितने भागों में विभाजित कर दिया? उसको इन्होंने 4 भागों में विभाजित कर दिया। 4 भागों में इन्होंने विभाजित कर दिया। और वो 4 भाग इनके कौन कौन से हैं? तो वो 4 भाग हैं इनके यहाँ पर। पहला आता है वीर गाथा काल के नाम से, दूसरा आता है भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। यहाँ पर इन्होंने संवत के आधार पर इनको बांटा है। वीर गाथा काल को मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन्होंने वीर गाथा काल को वीर गाथा काल क्यों कहा, क्योंकि यहाँ के ग्रंथों में वीर रस जो है वो प्राधान्य ग्रंथ था, क्योंकि यहाँ पर युद्धों का वर्णन सबसे ज्यादा किया गया है। इसके साथ इसको आदिकाल नामकरण देने का श्रेय किसको जाता है? आदिकाल जो इसको नामकरण दिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको नामकरण देने वाले, आदिकाल नामकरण देने वाले कौन है? आदिकाल नामकरण देने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी। रीतिकाल, आधुनिक काल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और चीजों को जानते हैं और पॉइंट्स को। यहाँ पर शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा है और 2 भागों में इसको विभक्त भी किया, एक तो गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड। गद्य खंड के अंतर्गत जितने हमारे निबंध हैं, जितने हमारे उपन्यास हैं, वो सभी हमारी शैलियां, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, ये सभी शैलियां हमारी गद्य खंड के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा काव्य खंड के अंतर्गत हमारा नाटक भी आ जाता है और हम यहाँ पर काव्य खंड के अंतर्गत
कविताओं को भी पढ़ते हैं जो कि हमारी काव्य खंड के अंतर्गत आती हैं। क्लियर? काव्य खंड के अंतर्गत, और शुक्ल जी ने काव्य खंड को पुरानी काव्य धारा भी कहकर पुकारा है और नई काव्य धारा नाम से भी विभाजित इन्होंने किया है। ठीक है, काव्य खंड को पुरानी काव्य धारा भी कहा है और बाद में नई काव्य धारा के नाम से भी इन्होंने इसको विभाजित किया है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल के 3 उत्थानों की भी चर्चा की है। इन्होंने आधुनिक काल को 3 उत्थानों में भी विभाजित किया है। वो 3 उत्थान कौन कौन से हैं? तो वो 3 उत्थान हैं यहाँ पर, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। 3 उत्थानों में इन्होंने इसको क्या किया है? विभाजित किया है। वो 3 उत्थान कौन कौन से हैं? तो इसमें 1925 से लेकर 1950 ईस्वी तक पहला उत्थान, या इसको हम प्रथम उत्थान भी कहते हैं। द्वितीय उत्थान इनका 1950 से लेकर 1975 तक और तृतीय उत्थान इनका 1975 से आगे तक का जितना भी समय है वो तृतीय उत्थान के अंतर्गत आता है। ये इन्होंने आधुनिक काल को 3 उत्थानों में विभाजित किया है। हालांकि यहाँ से टीजीटी पीजीटी में प्रश्न आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को कितने उत्थानों में विभाजित किया है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर जो है वो दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम और आगे जानते हैं यहाँ पर और अन्य चीजों के बारे में। और यहाँ पर और अन्य पॉइंट जानने से पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में हमने यहाँ तक चीजों को कवर अप कर लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में? यहाँ पर भारतेंदु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रकृति जो थी वो मंडलात्मक थी। इन्होंने शुक्ल युगीन अनेक मान्यताओं को खारिज कर दिया था। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है शुक्ल जी के आलोचक माने जाते हैं, या दोनों एक दूसरे के आलोचक कह लेंगे हम यहाँ पर। इन्होंने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा, भक्ति काल को बौद्धों की परंपरा से इन्होंने जोड़ा है, विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि इन्होंने कहकर पुकारा है, केशव दास को इन्होंने रीति काल में स्थान भी दे दिया है। ठीक है, जो कार्य यहाँ पर शुक्ल जी ने किए उनके अलग डिफरेंस यहाँ पर, उससे विपरीत कार्य यहाँ पर किसने किए हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने भाग्यवती को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास स्वीकार किया है। भाग्यवती को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। और श्री राम ने, यहाँ श्री राम बोल रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे स्वीकार किया है बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, हम आगे चीजों को जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना हमें प्राप्त होती है हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में हमें प्राप्त होती है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में 10 अध्यायों में विभाजित यह ग्रंथ है। इनकी अगली रचना जो हमें प्राप्त होती है 1952 ईस्वी में मिलती है, जो कि हिंदी साहित्य का उद्भव और उसका विकास। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, नाथ संप्रदाय 55 में, मध्ययुगीन धर्म साधना 55 में, मध्ययुगीन बोध का स्वरूप 1955 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मनुष्य की दृष्टि से देखने के पक्षपाती थे, साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने के पक्षपाती थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं शुक्ल जी की हजारों कमियां निकालते थे और शुक्ल जी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की कमियां निकालते थे। यही जो है वो चलता रहता था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों ही एक दूसरे के क्या थे, दोनों ही एक दूसरे के परस्पर विरोधी आचार्य या फिर परस्पर विरोधी कहें, आलोचक कहें, एक दूसरे की बातों को खारिज करने वाले कहें। जहां पर शुक्ल जी ईस्ट हैं तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो वेस्ट हैं। पूर्व और पश्चिम की भांति दोनों के कार्य जो हैं हमें देखने को मिलते हैं साहित्य के अंतर्गत। बाकी का यहाँ पर द्विवेदी जी ने भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी साहित्य को यहाँ पर विभाजित किया और इन्होंने भी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया। इनका आधार भी यहाँ पर संवत ही था, कालखंड को विभाजित करने का जो इनका आधार था। साथ में यहाँ पर इन्होंने कालखंड को 4 भागों में विभाजित किया था और 4 यहाँ पर कौन कौन से हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य इतिहास को नामकरण व काल विभाजन का आधार संवत के आधार पर ही पूरी सदी को इन्होंने माना है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर खैर मैंने ईस्वी में यहाँ पर लिख रखा है, आदिकाल है, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इन्होंने वीर गाथा काल को परिवर्तन कुछ नहीं है, वहां पर शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है और इन्होंने क्या कह दिया है? इन्होंने कह दिया है भाई इसको आदिकाल। बाकी का भक्ति काल एज इट इज, रीति काल और आधुनिक काल। चारों ही काल जो हैं वो आप लोगों को एक जैसे दिखाई देंगे। चारों ही काल यहाँ पर बिल्कुल समान हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पर? हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें, काफी सारे पॉइंट जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी के विषय में सभी पॉइंट्स जो हैं वो हमने यहाँ पर जान लिए हैं। क्लियर है? इनके साहित्य इतिहास से प्रश्न बनता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ये सारे पॉइंट्स को हमने कवर अप कर लिया है। अब बात आती है यहाँ पर आगे के कवियों की, जिसमें श्याम सुंदर दास रहेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहेंगे, बाकी के और भी अन्य कवि रहेंगे जिनके
जिनकी चर्चा करेंगे हम अपने अगले सेशन में। क्लियर है? सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जुड़े रहें टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। यही है आपके सिलेक्शन के लिए एकमात्र विश्वसनीय चैनल। मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।